जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा था। तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित वीडियो हम लोग देख रहे थे। तो इससे पहले वाला वीडियो जो था हम लोगों ने देखा लॉर्ड क्लाइव के बारे में, और कुल मिला के हम लोग गवर्नर कंप्लीट कर चुके थे। अब उसके बाद अब शुरू हो रहा है गवर्नर जनरल, जो गवर्नर से सफ़र शुरू होकर के गवर्नर जनरल तक जाता है। ठीक है, फिर एंड तक हम लोग जाएंगे वायसराय। बाकी बेसिक चीज़ें उसमें हम लोगों ने बात किया था। और यदि आप पहली बार वीडियो पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ज़रूर देखें उसको, तो इसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसको एंड तक देखते रहिए, और उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, है ना। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या है, हम लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसका यह है वारेन हेस्टिंग, थोड़ा सा पहले हो गया इसका, एक साथ है एनिमेशन। तो ये इसका पिक्चर था, पहले भी आप लोगों ने देखा वारेन हेस्टिंग। तो ये देखिए 1772 से 1785 तक इसका काम रहा था। तो सबसे पहले देखिए ये जो आया था 1750 में क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आया, और चूँकि ये बिल्कुल जीरो लेवल से ऊपर तक जाता है। और फिर ये पहले ये क्लर्क था, है ना। क्लर्क मतलब किस में होगा, ग्रुप डी में आता होगा क्लर्क, या सी में, है ना। तो उसके बाद फिर ये गवर्नर बनता है बंगाल का, है ना। गवर्नर बनने के बाद यानी 1772 में गवर्नर बनता है, और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी योग्यताएं थी बिल्कुल जीरो लेवल से हम कहें तो ऊपर तक जाता है ये अपनी मेहनत के बल पे। तो उसके बाद देखिए इसने काम क्या क्या किया। 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर देता है ना। द्वैध शासन वही द्वैध शासन जो लॉर्ड क्लाइव ने जिससे लागू करके आया था, यानी कि 72 तक उसमें लिखा हुआ था पिछली वीडियो में कि 72 तक द्वैध शासन चलता है ना। तो और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेंगे, और द्वैध शासन की भी अगर हम बात कर लें कितना टाइम पीरियड रहा था, तो 7 साल तक द्वैध शासन चला। 56 से लेकर 72 तक द्वैध शासन चलता है, द्वैध शासन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक घेरे की नीति का जनक कहलाता है। घेरे की नीति मतलब रिंग बनाते हैं सब, है ना। तो घेरे की नीति में भी ये महत्वपूर्ण रहा था इसका योगदान। घेरे की नीति का मतलब क्या है, रिंग ऑफ फेंस बना लेना, हम कहें तो बफर जोन बना लेना। तो इससे क्या है, अपने चारों तरफ छोटे छोटे राज्यों को जीत करके या उनसे संधि करके उनको सामने रखना और खुद से बचे रहना। तो ये घेरे की नीति थी, है ना। उसके बाद 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। तो इसमें भी इसी के समय हुआ था, है ना। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट की बात करें उससे पहले इसमें ये भी था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ये गवर्नर जनरल बनता है। ये अभी मैं बात कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा और बेसिक से हम लोग बात कर लें। तो आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या और क्यों आया। देखिए ऐसा था कि एक अंग्रेज महोदय थे, अधिकारी थे, जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो चूंकि उस समय ये कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे सभी के सभी, तो और बाकी अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घूस इत्यादि लेने लगे थे ना, गलत काम करने लगे थे, गलत प्रवृत्तियां होने लगी थी लोगों की। अंग्रेज अधिकारियों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए
लॉर्ड नाथ ने क्या किया, और चुपचाप यानी गुप्त समिति बनाई और 1772 में एक रिपोर्ट भेज दिया, है ना, शिकायत कर दिया ब्रिटेन के यानी कि लंदन के पार्लियामेंट को। तो फिर वही 1773 में बन के आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को बदल दिया गया। और इसमें जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो ब्रिटेन संसद के कंपनी के राजस्व, दीवानी और सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों को देखने लगे, और वही उसके निर्देशक होंगे, निर्देश करेंगे, ठीक है। और उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है ना। तो यानी कि आगे होगा, ठीक है। और नहीं है फिलहाल यहाँ राजस्व विभाग आने लगा है, तो मैं उसी की बात कर लूँ यदि, तो इसमें क्या था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश और साथ में एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, है ना, तो साथ में 3 और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो इनकी नियुक्ति हो जाती है। और भी काम हुए, जैसे गवर्नर जनरल पद आ गया 1773 में, साथ में 4 पार्षद भी रहे। और इसमें ये होता था थोड़ा सा भारत के सचिव का पद ज़्यादा रखा गया था अपेक्षाकृत गवर्नर जनरल के, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो है भारतीय सचिव से अनुमति लेगा, कोई काम करेगा तो करेगा वही, लेकिन अनुमति लेगा, ठीक है। और इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स ने क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, फिर हम लोग बात कर रहे थे 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, ये क्या था। तो देखिए 1784 से भी पहले 1781 आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मामले गड़बड़ होने लगे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट से हुआ कुछ है नहीं, है ना, जो उसमें कमियां थी। देखिए जब भी कोई भी एक्ट आता रहा तो वो अपने से पहले वाले एक्ट के अनुसार ही कुछ न कुछ उसका करेक्शन रूप हुआ करता था। 1773 में जो कमियां खामियां बाकी रह गई वो 1781 में कोशिश करी गई, ये भी फेल हो गया। फिर 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हो जाती है, यानी कि उसी के अंदर। और जिसका जो मुख्य अध्यक्ष होता था वहाँ ब्रिटेन का जो सम्राट हुआ करता था वही होता था, ठीक है। बाकी और भी लोग हुआ करते थे ना, 4 जैसे विदेश सचिव हो गया, चांसलर हो गया, ये सब चीज़ें हुआ करते थे। और इसी में और क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल थे तो उनकी जो सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। गवर्नर जनरल प्लस 4 और साथ में परिषद के सदस्य थे तो उनकी संख्या 3-3 कर दी गई, ठीक है। और बाकी बम्बई, मद्रास, इन दोनों के भी 3-3 पार्षद कर दिए गए। ये सब काम हुए थे। बाकी एक चीज़ और था, चूँकि अधिकारियों को बात समझ में आ नहीं रही थी तो इसलिए ब्रिटेन में उनके लिए एक अलग से दंड देने के लिए कोर्ट की स्थापना हो गई, है ना। वहाँ पे मुकदमा इंग्लैंड में हुआ करता था, चलेगा जो भी, अगर यहाँ पे कोई अधिकारी अंग्रेज कुछ गड़बड़ करता है तो, ठीक है। तो 1784 में ये कुछ चीज़ें थी, तो हम लोग बात करते रहेंगे, बात से चीज़ें समझ लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए राजस्व विभाग, ठीक है। तो अब राजस्व विभाग में इसने क्या क्या किया, है ना। तो राजस्व विभाग की बात कर लें तो इसमें 1772 में राजस्व बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया 1772 में। और इसमें क्या होता था कि भूमि जो यानी कि लैंड टैक्स था, जमीन यानी भूमि कर, उसमें उसको सुधारने की कोशिश की गई। तो उसके तहत जो ऐसा होता था कि जो भी जमींदार सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, है ना, तो चूँकि 1772 में किया गया था तो उसके अंतर्गत राजस्व बोर्ड का यही काम था कि जमींदार उसी को बनाया जाएगा। यहाँ जमींदारी प्रथा हम कहें तो यहाँ से शुरू होती है ना। जमींदार पहले भी होता था लेकिन इस तरीके से नहीं, यहाँ पे पहले भी जमींदार होते थे, ऐसा नहीं कह सकते हम फिलहाल।
तो जमींदार होते थे, लेकिन उसमें क्या है, बोली जो सर्वाधिक लगाएगा वो 5 वर्ष के लिए जमींदार बन जाएगा। ठीक है, तो सारी ज़मीनें नीलाम कर दी जाएंगी बोली लगा के, और फिर 5 वर्ष के लिए वो जमींदारी चलाता रहेगा जो भी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1773 में कर व्यवस्था में भारतीय दीवानों की नियुक्ति करी गई। और देखिए 1773 में भी जैसे कर व्यवस्था में परिवर्तन कर दिए गए, तो अंग्रेजी जो भ्रष्ट कलेक्टर हुआ करते थे, है ना, कलेक्टर, तो उनको हटा दिया गया, वो भी भ्रष्ट। ठीक है, और उनकी जगह पे क्या कर दिया गया, भारतीय दीवानों की नियुक्ति कर दी गई, टैक्स को ठीक ठाक वसूला जा सके इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 1776 में 1 वर्षीय व्यवस्था लागू करी गई। एक वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया, जो पहले पंचवर्षीय हुआ करता था। ठीक है, तो यानी कि पंचवर्षीय व्यवस्था को ख़त्म करके 1 वर्षीय लागू कर दिया गया, जो भी चीज़ें पंचवर्षीय हुआ करती थी। ठीक है, और बाकी 6 यानी कि अमीन हुआ करते थे, ये चीज़ों को देखा करते थे। उसके बाद आप बात करते हैं न्यायिक सुधार में। तो न्यायिक सुधार में इसने क्या क्या किया, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 में, और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये न्यायिक सुधार थे, और उसी के तहत न्याय व्यवस्था जो था मुगल प्रणाली पर आधारित था। ये हमारे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो न्याय व्यवस्था होगा वो मुगल प्रणाली के आधार पे आधारित था। और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही हैं कि एलिजा इम्पे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर 3 लोग और की बात कर लें हम, 3 अन्य न्यायाधीश, है ना, अन्य न्यायाधीश की बात कर लें अगर हम, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए एक तो हो जाएंगे लीमेस्टर, दूसरे महोदय लीमेस्टर के बाद यानी कि न्यायाधीश लीमेस्टर, उसके बाद चैम्बर्स, और उसके बाद हाइड। ठीक है, चैम्बर्स और तीसरे न्यायाधीश हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य जो हो जाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे, इसको तो मतलब इस नाम को तो आप आराम से याद कर ही लीजिए। और इनको भी लीमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एलिजा इम्पे मुख्य थे। ठीक है, तो उसके बाद ये मुगल प्रणाली पे आधारित था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से है, क्योंकि ये यूनिक सा लग रहा है, थोड़ा सा अलग है। उसका 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना होती है। ठीक है, जो मुगल प्रणाली पर आधारित माना जा सकता है। उसके बाद उसी में अगर हम बात करते हैं तो बनारस एवं फैजाबाद की संधि होती है। तो बनारस और फैजाबाद, इसमें मतलब इसमें नोट्स नहीं है, सिर्फ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बनारस की अगर बात कर लें तो अवध के नवाब के साथ दिसंबर में 1773 में बनारस की संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद एवं कड़ा, देखिए इलाहाबाद और कड़ा बार बार ये परेशान कर रहे हैं, इलाहाबाद और कड़ा, और किसको परेशान कर रहा है, अवध के नवाब को, है ना। तो ये कब हुआ था, 1773 में ही। ठीक है, 1773 में बनारस की संधि की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा, इलाहाबाद और कड़ा दोनों जो है और नवाब से ले लिया, यानी कि 50 लाख रुपए में बेच दिया जाएगा वापस। ठीक है, 50 लाख में दे दिया जाएगा, चूँकि पहले लिया जा चुका था, है ना, लॉर्ड क्लाइव के समय। तो 50 लाख में बेच दिया जाता है। ये संधि होती है बनारस की। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और काम किया गया, जो बेचने के बाद जो रुहेलो थे, है ना, रुहेला जो हुआ करते थे,
उनके विरुद्ध नवाब को कंपनी ने 40 लाख रुपए बदले में सैन्य सहायता करने के लिए, यानी सैन्य सहायता देगी, इसके लिए 40 लाख रुपए ले लेते हैं ना। तो ये वचन देते हैं सैनिक यानी कि अंग्रेज, है ना। तो मामला ये सुलटा लेते हैं। उसके बाद अगर हम फैज़ाबाद की बात कर लें तो फैज़ाबाद में क्या होता है, तो वहाँ पे नवाब हुआ करते थे फैज़ाबाद में, जो मीर जाफ़र या मीर कासिम, उन्हीं के समय से उन्हीं के वंशज आसफ उद्दौला से फैज़ाबाद की संधि होती है। आसफ उद्दौला उसका नाम है, 3 साल बाद होती है, 2 साल बाद होती है 1775 में, ठीक है, फैज़ाबाद की, और वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। तो और जिसके तहत जो होता है, बनारस का राजा जो चेतन सिंह था वो कंपनी पर आश्रित हो गया, यानी कि कंपनी उसको भत्ते वगैरह देगी, तो वो आश्रित हो गया। चूँकि वो पहले नवाब पे आश्रित था, है ना, तो उसको 22.5 लाख रुपए कंपनी देने लगी थी, वादा किया, लेकिन फिर से ऐसा आरोप लगा के कि भैया वो आज्ञा नहीं मान रहा, अवज्ञा कर रहा है, तो 50 लाख का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। ये कुछ कहानियाँ थी, ठीक है। 50 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया, लेकिन किसके खिलाफ लगाया गया, जो वहाँ पे चेतन सिंह थे, ठीक है। चेतन सिंह चूँकि वो पहले नवाब के भरोसे थे, नवाब आसफ उद्दौला के भरोसे, फैज़ाबाद के नवाब, चूँकि फैज़ाबाद जो चेतन सिंह के अंतर्गत आ रहा था, लेकिन ऐसे संधियाँ हो जाती हैं, तो जैसे ये आसफ उद्दौला के पे आश्रित थे, फिर ये अंग्रेजों पे हो गए चेतन सिंह, तो 22.5 लाख की बजाय 50 लाख उनको जुर्माना ही देना पड़ गया। तो ये अंग्रेजों की शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन चेतन सिंह भाग जाता है, ठीक है, और उसका भतीजा बना दिया जाता है फिर से वहाँ का राजा, और जो 40 लाख रुपए देता है कंपनी को, ठीक है, स्वीकार कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये बनारस और फैज़ाबाद की कहानी थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो बनारस और फैज़ाबाद की संधि जो हुई थी, बनारस की 1773 में और इसका 1775 में, फैज़ाबाद की, ठीक है, आसफ उद्दौला और अवध के नवाब के साथ वारेन हेस्टिंग ने किया था। उसके बाद सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में क्या क्या चीज़ें थी, इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें देखिए क्या है, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जो विलियम जोन्स करते हैं। तो उन्हीं के समय में होती है ना, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी, ये याद रखेंगे। उसके बाद हाउल द्वारा, यानी कि एक और व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन किया, है ना, 1778 में। और नेक्स्ट काम जो हो जाएगा, गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस जो थे, वो इसी के समय में रहा करते थे, वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, और इससे ये याद हो जाएगा कि चार्ल्स विल्किंस जो है गीता के अंग्रेजी अनुवादक थे। उसका 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी, है ना। ये थोड़ा सा नाम हाउल नहीं है, कंफ्यूजन लग रहा था, यह हार्डेल होना चाहिए, ठीक है, हार्डेल द्वारा 1778 संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन किया गया था, है ना। और चार्ल्स विल्किंस भी रहा करते। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद विल्किंस ने फारसी व मुद्रण कला के लिए ढलाई के, यानी कि जो अक्षर हुआ करते थे, तो उनका आविष्कार किया था, ढलाई अक्षर का आविष्कार किसने, विल्किंस ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और बाकी एक और चीज़ थी, नंद कुमार का विवाद। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कि ये क्या था। तो नंद कुमार का विवाद ऐसा हुआ कि पहले ये मुर्शिदाबाद का क्या था, दीवान था, है ना,
दीवान था मुर्शिदाबाद का। अब ये आरोप लगाता है, आरोप ये लगाता है कि मीर जाफर की जो विधवा थी, विधवा का नाम था मुन्नी बेगम, ठीक है, मुन्नी बेगम। तो मुन्नी बेगम जो थी विधवा थी किसकी, मीर जाफर की, ठीक है, मीर जाफर की विधवा थी। तो उसके मामले में आरोप लगाता है कि 3.5 लाख रुपए इसमें, यानी कि मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए नवाब मुबारिक कुलौदा, यानी एक नाम था मुबारिक कुलौदा का संरक्षक बनने के लिए घूस लिया गया था। यानी कि जो भी इसका लड़का रहा होगा, है ना, तो उसका संरक्षक बनेंगी मुन्नी बेगम, लेकिन उसके लिए 3.5 लाख रुपए कंपनी को देना होगा, ठीक है। तो ये 3.5 लाख का समझौता हुआ था। तो ये बात जो है हेस्टिंग को ठीक नहीं लगी, तो हेस्टिंग ने क्या किया, चूँकि एलिजा इम्पे इन्हीं के थे, है ना, तो एलिजा इम्पे चूँकि मुख्य न्यायाधीश थे, और इनसे मिलजुल कर जैसे भी करके वापस इन्हीं को फंसा दिया, नंद कुमार को ही, ठीक है, जो भी है कि जाल फांस कर रहे थे, जालसाज के मुकदमे में फंसा दिया और उनको एटलीस्ट क्या कर दिया, फांसी पे लटकवा दिया। कौन, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, तो फांसी दिलवा देता है। मसला क्या था कि मीर जाफर की जो विधवा थी वो मुन्नी बेगम, वो बन जाएगी संरक्षिका, लेकिन उसके लिए क्या है 3.5 लाख रुपए घूस देती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पूरी तरीके से क्लियर बात यहाँ भी नहीं कहा जा सकता है ना। तो इस तरीके से इनका भी मामला समाप्त हो जाता है। और लास्ट में पीट्स इंडिया एक्ट के बाद इसका विरोध होने लगता है। पीट्स इंडिया एक्ट विरोध करता है खुद वारेन हेस्टिंग, तो इसके तहत इस्तीफा देता है और वापस 1785 में वापस इंग्लैंड जाता है। लेकिन वहाँ पे भी बर्क द्वारा, एक नाम था बर्फ, ठीक है, तो सॉरी यहाँ बर्क ही रहेगा, बर्फ नहीं, ठीक है, तो बर्क द्वारा उस पर मुकदमा चलवा दिया जाता है ना, महाभियोग लगवाया जाता है। और फिर बाद में संसद जो है इसे मुक्त भी कर देती है और फिर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि 1785 में मुकदमा पीट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है और यहाँ से इस्तीफा देकर 1785 में चला जाता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना था, 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, और क्या क्या चीज़ें थी उन सब पे भी बात करेंगे। तो क्या ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है इस तरीके से, और या अपनी तरीके से आप राय दे सकते हैं क्या होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लाल बटन में लिखा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।